बिहार। बिहार की पहचान क्या है? कुछ लोग कहेंगे लिट्टी चोखा, कुछ कहेंगे इतिहास, लेकिन अगर आप जमीन को देखें तो बिहार की असली पहचान उसकी नदियां हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे बिहार के नदी तंत्र की एक बहुत ही फैसिनेटिंग तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ सीधी साधी नदियां नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक वृक्षाकार, यानी जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं वैसा जाल बनाती हैं। आज हम इसी जाल की एक एक शाखा को समझने की कोशिश करेंगे। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है इसका दोहरा चरित्र। दोहरा चरित्र? हाँ, ये नदियां एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप भी। और इसकी मुख्य वजह है गंगा नदी जी, जो बिहार को लगभग बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में चीरती हुई निकलती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अच्छा, आज हम उत्तरी बिहार पर ध्यान देंगे, जहाँ की लगभग सभी नदियां हिमालय से उतरती हैं। तो इसका मतलब है कि उनमें पानी हमेशा रहता है। बिल्कुल, साल भर पानी रहता है और वो अपने साथ बेहिसाब मिट्टी और गाद लेकर आती हैं, जो यहाँ की जमीन को उपजाऊ भी बनाती है और बाढ़ का कारण भी। तो मतलब हमारा मिशन साफ है, हम उत्तरी बिहार की इन शक्तिशाली नदियों की सफर को पश्चिम से पूरब की ओर तय करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर नदी का अपना अलग किरदार कैसे है और वो इस इलाके की, आप कह सकती हैं, किस्मत कैसे लिखती है। बिल्कुल। आपने वृक्षाकार पैटर्न की बात की थी, इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि गंगा नदी जो है वो पेड़ का एक मोटा तना है जो बिहार से गुजर रहा है। ठीक है। और उत्तर से आने वाली ये सारी नदियां वो उन शाखाओं की तरह हैं जो ऊंचे हिमालय से निकलकर ढलान पर बहती हुई, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण सबसे आसान रास्ता खोजते हुए मुख्य तने यानी गंगा में आकर मिल जाती हैं। अच्छा। इसी से वो पेड़ की शाखाओं जैसा एक पैटर्न बनता है, जिसे भूगोल की भाषा में वृक्षाकार या डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस कहानी के मुख्य पात्र यानी पेड़ के तने गंगा से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, गंगा बिहार की जीवन रेखा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये बक्सर के पास चौसा में बिहार में दाखिल होती है। चौसा से एंट्री लेती है? हाँ, और कटिहार से होते हुए बाहर निकल जाती है और इस 445 किलोमीटर के सफर में ये 12 जिलों से गुजरती है। 12 जिले? जी, बक्सर, भोजपुर, सारण से लेकर पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार तक। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि वो धुरी है जिससे उत्तर और दक्षिण की सारी नदियां आकर जुड़ती हैं। ठीक है, तो मंच तैयार है। अब उन उत्तरी सहायक नदियों की बात करते हैं जो इस कहानी में जान डालती हैं। पश्चिम से शुरू करें तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है? पश्चिम में सबसे पहली बड़ी नदी है घाघरा। घाघरा? इसे बहुत से लोग उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से बेहतर जानते होंगे। अयोध्या इसी के किनारे बसी है। अच्छा, तो ये वही सरयू है। बिहार में इसका सफर कैसा है? बिहार में इसका सफर देखिए बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 83 किलोमीटर का। बस 83 किलोमीटर? हाँ, ये सारण जिले के छपरा के पास आकर गंगा से मिल जाती है। लेकिन इसका असली महत्व इसकी लंबाई में नहीं बल्कि इसकी भूमिका में है। और वो क्या है? ये काफी दूरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक कुदरती सीमा रेखा बनाती है। तो ये सिर्फ पानी की धारा नहीं, एक प्रशासनिक विभाजक भी है। दिलचस्प। एक नदी जो दो राज्यों के बीच सरहद का काम करती है। घाघरा के बाद पूरब की तरफ बढ़ने पर अगली बड़ी नदी कौन सी है? इसके ठीक पूरब में है गंडक, जिसके कई प्राचीन नाम हैं जैसे नारायणी और सदानीरा। सदानीरा का मतलब ही है जिसमें हमेशा नीर यानी पानी रहे। सदानीरा, क्या खूबसूरत नाम है। हाँ, ये नाम ही बताता है कि ये हिमालय से आने वाली एक सदाबहार नदी है। और ये आती कहाँ से है और बिहार के लिए क्यों खास है? इसका स्रोत नेपाल के बद सीमा पर अन्नपूर्णा श्रेणी के पास है। ये बिहार में पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नाम की जगह से दाखिल होती है। भैंसा लोटन? जी। और ये नदी बिहार के लिए एक वरदान है। बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क इसी के किनारे है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा जरूरी है त्रिवेणी नहर, जो इसी नदी से निकाली गई है। इस नहर ने चंपारण के किसानों की, आप समझिए, किस्मत बदल दी है और पूरे इलाके में सिंचाई का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। यह नदी सोनपुर के पास, जिसे हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं, गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा एक बॉर्डर बनाने वाली नदी है और गंडक एक जीवन देने वाली। बिल्कुल। यहाँ एक और नदी का नाम आता है बूढ़ी गंडक। क्या इसका गंडक से कोई रिश्ता है या सिर्फ नाम मिलता जुलता है?
नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। इनका गहरा रिश्ता है। अच्छा। माना जाता है कि बूढ़ी गंडक असल में गंडक का ही पुराना रास्ता थी। पुराना रास्ता? हाँ, समय के साथ गंडक ने अपना रास्ता पश्चिम की ओर बदल लिया और पुराना रास्ता एक अलग शांत नदी के रूप में बहता रहा, जिसे आज हम बूढ़ी गंडक कहते हैं। अरे वाह, तो क्या नदियां भी रिटायर हो जाती हैं? हाँ। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये गंडक के समानांतर बहती है, लेकिन उसकी रफ्तार और तेवर बहुत शांत है। इसकी एक और खासियत है, ये उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है, लगभग 320 किलोमीटर, जो पूरी तरह से बिहार में ही बहती है। मतलब इसका स्रोत भी बिहार में ही है? जी, इसका स्रोत बिहार की ही सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं और ये खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि भूगोल कितना गतिशील है। जो आज नदी का रास्ता है वो कल शायद एक बूढ़ी नदी का शांत प्रवाह बन जाए। भूगोल से अब थोड़ा संस्कृति की ओर चलते हैं। मैंने सुना है कि कुछ नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र भी है, खासकर मिथिलांचल में। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। अब हम बागमती और कमला नदियों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बागमती और कमला? हाँ, बागमती नेपाल की शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है और सीतामढ़ी जिले से बिहार में आती है। ये काठमांडू घाटी की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और बिहार में भी इसका वही दर्जा है। और कमला? ठीक इसी तरह कमला नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर मधुबनी के जयनगर में दाखिल होती है। मिथिला क्षेत्र में कमला को कमला मैया कहा जाता है और गंगा की तरह ही पूजा जाता है। तो ये दोनों नदियां मिथिला की सांस्कृतिक जीवन रेखा है। क्या ये भी सीधे गंगा में मिलती हैं? नहीं, और यही इनकी कहानी को और दिलचस्प बनाता है। अच्छा। बागमती पहले बूढ़ी गंडक में मिलती है और कमला भी एक छोटी धारा से होते हुए कोसी में मिल जाती है। तो ये सीधे गंगा तक नहीं पहुंचती? नहीं, एक तरह से ये दूसरी बड़ी नदियों में अपनी पहचान खो देती हैं, लेकिन लोगों के दिलों में इनका स्थान गंगा से कम नहीं है। ये नदियां यहाँ के लोकगीतों, त्योहारों और जीवन के हर पहलू में शामिल हैं। हमने अब तक सीमा बनाने वाली, जीवन देने वाली और संस्कृति को सींचने वाली नदियों की बात की, लेकिन अब उस नदी की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही बिहार के लोगों के चेहरे पर एक चिंता की लकीर आ जाती है। कोसी। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। हाँ, कोसी इस कहानी का सबसे अप्रत्याशित और विनाशकारी पात्र है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं, क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। सप्तकोशी? जी, ये अपने साथ हिमालय से इतना ज्यादा रेत और गाद लेकर आती है कि मैदानी इलाके में पहुंचते ही इसका गला घुटने लगता है। गला घुटने लगता है? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि आप एक पाइप से पानी के साथ बहुत सारी रेत बहा रहे हैं। कुछ समय बाद क्या होगा? रेत जमा होकर पाइप को जाम कर देगी और पानी कहीं और से निकलने का रास्ता बना लेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। कोसी नदी हर साल यही करती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। ये अपने साथ लाई मिट्टी और गाद को अपने ही रास्ते में जमा कर देती है, जिससे उसका रास्ता बंद हो जाता है। फिर पानी का दबाव बढ़ता है और नदी अपना पुराना रास्ता छोड़कर एक नया रास्ता बना लेती है। और रास्ते में आने वाले गांवों, खेतों, सबको तबाह कर देती है। सबको। और इसी वजह से इसे शोक कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि इसने अपना रास्ता बहुत ज्यादा बदला है। बहुत ज्यादा। स्रोत और भूविज्ञानिकों का मानना है कि पिछले 200-250 सालों में ये नदी 112 से 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। 150 किलोमीटर? ये तो अविश्वसनीय है। सोचिए, 150 किलोमीटर। ये दिल्ली से आगरा की दूरी के बराबर है। कोई भी इंसानी बसावट इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं हो सकती। सही बात है। यही अप्रत्याशित मार्ग परिवर्तन बिहार में आने वाली विनाशकारी बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। अंत में यह कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। एक मिनट, आपने पहले बूढ़ी गंडक के बारे में बताया कि उसने भी अपना रास्ता बदला था और अब कोसी का ये हाल है। तो क्या ये इस पूरे हिमालय तलहटी क्षेत्र की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि यहाँ नदियां बहुत चंचल हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस पूरे क्षेत्र की भूगर्भीय सच्चाई है। अच्छा। हिमालय एक नया और यूं कहिए कच्चा पहाड़ है, जहां से नदियां आसानी से मिट्टी और पत्थर बहाकर ले आती हैं। जब भी नदियां ढलान से उतरकर बिहार के समतल मैदानों में आती हैं, तो उनकी गति अचानक कम हो जाती है और वो अपने साथ लाया सारा बोझ जमा करने लगती हैं। बिल्कुल, वे अपने साथ लाया सारा बोझ जमा करने लगती हैं। बूढ़ी गंडक एक धीमा और पुराना उदाहरण है, जबकि कोसी इसी प्रक्रिया का एक बहुत ही उग्र और विनाशकारी रूप है। समझ गई।
अब हम अपनी यात्रा के बिल्कुल पूर्वी छोर पर पहुंच गए हैं। वहां कौन सी नदी हमारा इंतजार कर रही है? उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है महानंदा। महानंदा। इसकी एक अलग पहचान है। ये बाकी नदियों की तरह नेपाल के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका मतलब है कि इसका स्वभाव भी बाकी नदियों से अलग होगा? हाँ, बिल्कुल। ये ज्यादातर वर्षा पर आधारित नदी है। अच्छा, मतलब बरसाती नदी। हाँ, गर्मियों में इसका पानी काफी कम हो जाता है, लेकिन मानसून में ये भी उफान पर होती है। ये किशनगंज से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच एक सीमा भी बनाती है। एक और नदी जो सीमा बनाती है। जी। फिर ये कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। तो हमारी यात्रा घाघरा से शुरू हुई, जो एक सीमा बनाती है, और महानंदा पर खत्म हुई, जो एक और सीमा बनाती है। तो ये थी उत्तरी बिहार की नदियों की कहानी। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। हर नदी का अपना एक चरित्र है, अपनी एक कहानी है। ये सभी हिमालय से जीवन देने वाला पानी और उपजाऊ मिट्टी तो लाती हैं, लेकिन कोसी जैसी नदियां अपने साथ विनाशकारी बाढ़ का अभिशाप पिलाती हैं। बिल्कुल, यही इन नदियों का दोहरा चरित्र है, सृजन और विनाश एक साथ। ये नदियां उत्तर बिहार के मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाती हैं। दक्षिण बिहार की नदियां, जिन्हें हम पठारी या प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं, ये छोटा नागपुर पठार या विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये बरसाती हैं, मतलब रेन फेड। तो इसका मतलब जीर हुआ कि ये नदियां बिहार के किसानों के लिए एक जुए की तरह हैं। अगर मानसून अच्छा हुआ तो सोना, वरना सूखा। काफी हद तक यही हकीकत है। जब मानसून आता है तो ये नदियां उफान पर होती हैं, लेकिन गर्मियां आते आते इनका पानी या तो बहुत कम हो जाता है या ये रेत के मैदान में कहीं खो सी जाती हैं। इनका यही अनिश्चित स्वभाव इन्हें हिमालय से आने वाली सदानीरा नदियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है और यहाँ के जीवन के लिए, कृषि के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है। तो इस अनिश्चितता के बीच दक्षिण की सबसे बड़ी और शायद सबसे भरोसेमंद नदी कौन सी है? मैं सोन नदी की बात कर रहा हूं, जिसका नाम ही सोने जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। सोन नदी को दक्षिण बिहार की जीवन रेखा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका नाम भी हिरण्यवाह था, है ना? जी, जिसका मतलब ही होता है सोना ढोने वाली। और आपकी बात सही है, इसकी रेत में सचमुच एक सुनहरी चमक होती है। इसलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतनी मांग है इसकी। जी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल उल्टी दिशाओं में चल पड़ती हैं। ये एक असाधारण भौगोलिक घटना है। एक पश्चिम में अरब सागर की ओर और सोन पूरब में गंगा की ओर। तो ये बिहार पहुंचती कैसे है? ये वहां से निकलकर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और झारखंड का लंबा सफर तय करके बिहार के रोहतास जिले में दाखिल होती है और आखिर में पटना के पास मनेर में गंगा में विलीन हो जाती है। लेकिन सोन की कहानी सिर्फ उसकी सुनहरी रेत तक तो सीमित नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर है, इसकी असली कीमत तो इसके पानी में है, खासकर उस इलाके के लिए जो पठारी है और जहां पानी की हर बूंद कीमती है। दक्षिण पश्चिम बिहार की कृषि तो आप कह सकती हैं कि पूरी तरह से सोन पर ही निर्भर करती है। सोचिए, आज से लगभग 150 साल पहले 1873-74 में अंग्रेजों ने डेहरी में इस पर एक बांध बनाया था। 150 साल पहले? जी। और आज भी इंद्रपुरी बराज से जो सोन नहर प्रणाली निकलती है, वो इस पूरे इलाके की धमनियों की तरह है। मतलब आर्टरीज की तरह? हाँ, जो भोजपुर, बक्सर, रोहतास से लेकर गया और औरंगाबाद तक के खेतों में जिंदगी पहुंचाती है। इसके बिना इस बिहार के चावल के कटोरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसकी सहायक नदियां भी तो होंगी जो इसे और ताकत देती हैं? है। रिहंद और उत्तरी कोयल जैसी प्रमुख सहायक नदियां झारखंड और उत्तर प्रदेश से आकर इसमें मिलती हैं। अच्छा। इससे इसका जल प्रवाह बना रहता है। इतना ही नहीं, ये नदी बिहार और झारखंड के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, जो इसका भू राजनीतिक महत्व भी तय करता है। तो सोन एक तरह से वो नदी है जिसे इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से काफी हद तक साधने की कोशिश की है। और वहीं दूसरी तरफ है पुनपुन, जो बिल्कुल उल्टा है। उसे काबू करना तो दूर, वो तो मानसून में राजधानी पटना को ही काबू में कर लेती है। प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र कीकट और बमागदी जैसे नामों से मिलता है, लेकिन आज पटना वाले तो इसे डर से ही याद करते हैं। इसकी कहानी क्या है?
पुनपुन का स्वभाव ही अलग है। ये झारखंड के पलामू के पठारी इलाके से निकलती है और ये पूरी तरह एक मौसमी नदी है। मौसमी? हाँ, गर्मियों में शांत, लेकिन बरसात में इसका रौद्र रूप देखने को मिलता है। पर एक बरसाती नदी जो साल के ज्यादातर समय लगभग सूखी रहती है, वो पटना जैसे बड़े शहर के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन जाती है? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। वजह बड़ी दिलचस्प है। दिक्कत अकेले पुनपुन से नहीं है, बल्कि गंगा के साथ उसके रिश्ते से है। रिश्ते से? मतलब ये कि जब मॉनसून में गंगा खुद उफान पर होती है तो वो पुनपुन के पानी को अपने अंदर आने की जगह ही नहीं देती। ओह! सोचिए, एक छोटी गली एक बड़े हाईवे में मिल रही है। अगर हाईवे पर पहले से ही जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो तो गली का ट्रैफिक कहाँ जाएगा? वो पीछे ही जमा होगा, बैक मारेगा। तो पीछे ही जमा होगा। तो गंगा एक तरह से पुनपुन के लिए अपना दरवाजा बंद कर लेती है और पुनपुन का पानी बेचारा अपने ही घर में यानी पटना के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में फैल जाता है। आपने एकदम सही समझा। इसे तकनीकी भाषा में बैकफ्लो इफेक्ट कहते हैं। बैकफ्लो इफेक्ट। पुनपुन का पानी गंगा में जा नहीं पाता और पीछे लौटकर फैलने लगता है, और धरधा और मोरहट जैसी उसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस समस्या को और बढ़ा देती हैं। इसीलिए एक छोटी और बरसाती नदी होने के बावजूद पुनपुन हर साल पटना के लिए बाढ़ का एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है। चलिए अब बाढ़ और पानी के प्रबंधन से निकलकर आस्था की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी नदी जो दिखती भी नहीं, फिर भी लाखों लोगों के लिए जीवन मरण का सवाल है, फल्गु नदी। फल्गु वाकई में एक अनोखी नदी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक नदी के तौर पर पैदा ही नहीं होती। अच्छा। ये गया के पास दो अलग अलग धाराओं लीलाजन और मुहाना के मिलने से बनती है। और लीलाजन का ही प्राचीन नाम निरंजना है ना? जी। जिसके तट पर राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो गौतम बुद्ध बन गए। बिल्कुल। मतलब बौद्ध धर्म की नींव इसी नदी के किनारे रखी गई। जी। और हिंदू धर्म के लिए तो ये पितरों की मुक्ति का द्वार है। गया में इसी फल्गु के किनारे पिंडदान की परंपरा है जो दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाती है। लेकिन इसकी धार्मिक पहचान से ज्यादा हैरान करने वाली इसकी भौगोलिक पहचान है। आप इसके अंतःसलीला होने की बात कर रही हैं ना? हाँ। यानी वो नदी जो सतह पर नहीं बल्कि जमीन की नीचे नीचे बहती है। जी। ज्यादातर समय जब आप फल्गु को देखेंगे तो आपको सिर्फ रेत का एक चौड़ा मैदान दिखेगा। लोग उस पर चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, लेकिन उस रेत के कुछ फीट नीचे ही पानी की एक विशाल धारा बह रही होती है। सच में? हाँ, ये मॉनसून में जरूर सतह पर आ जाती है, लेकिन बाकी समय ये अदृश्य रहती है। तो इसका मतलब ये है कि गया में जो इतना मशहूर रबर डैम बना है वो सिर्फ सतह पर पानी रोकने के लिए नहीं है। उसका असली मकसद जमीन के नीचे बह रहे पानी को सतह पर लाना है ताकि पिंडदान करने वालों को पानी मिल सके। आपने इसकी सबसे बड़ी चुनौती और समाधान दोनों को पकड़ लिया। वो रबर डैम एक कमाल की इंजीनियरिंग है। वो सतह के नीचे बह रहे पानी के रास्ते में एक रुकावट पैदा करता है जिससे पानी सतह पर जमा होने लगता है। ये नदी के मूल स्वभाव को समझे बिना संभव ही नहीं था। और ये दिखाता है कि कैसे आस्था और विज्ञान मिलकर एक सदियों पुरानी समस्या का हल निकाल सकते हैं। और ये मिलती कहाँ है जाके? यही तो इसकी एक और खास बात है। फल्गु किसी बड़ी नदी में मिलती नहीं, आगे जाके टाल क्षेत्र में कई धाराओं में बंटकर विलीन हो जाती है। वाह! एक नदी जो जन्म भी धाराओं से लेती है और खत्म भी धाराओं में होती है। कमाल है। अच्छा, हमने पवित्र नदी की बात की, अब एक ऐसी नदी की बात करते जिसे ठीक इसका उल्टा यानी अपवित्र माना जाता था। नाम ही कितना अजीब है, कर्मनाशा। हाँ, नाम का अर्थ ही है कर्मों का नाश करने वाली। कर्मों का नाश करने वाली। जी। इसको लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जिनके अनुसार इसे एक अशुभ और अपवित्र नदी माना जाता था। एक जमाना था जब लोग इसके पानी को छूने से भी परहेज करते थे, ये सोचकर कि उनके अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये तो बड़ी अनोखी बात है। मतलब आज के जमाने में ये सब मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये निकलती कहाँ से है? ये विंध्याचल की पहाड़ियों से यानी कैमूर के पठारी क्षेत्र से निकलती है और बिहार यूपी का बॉर्डर बनाते हुए बक्सर के पास चौसा में गंगा से मिल जाती है। तो इन मान्यताओं के अलावा इसका कोई वास्तविक भौगोलिक महत्व भी है या बस? बहुत ज्यादा। मान्यताओं को अगर हम एक तरफ रखते तो कर्मनाशा भौगोलिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। वो कैसे? ये एक लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा तय करती है। पुराने जमाने में नदियां ही तो सबसे अच्छी सरहदें होती थीं,
जिन्हें पार करना मुश्किल होता था। आज भी आप नक्शे पर देखें तो कई जिलों और राज्यों की सीमाएं नदियों के साथ साथ चलती हैं। सही बात है। तो भले ही इसे लेकर कोई भी मान्यता हो, एक सीमा नदी के रूप में इसका प्रशासनिक और सामरिक महत्व नकारा नहीं जा सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो दक्षिणी बिहार की नदियों की एक पूरी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ सोन है जो किसी वरदान की तरह खेतों को सींचती है, दूसरी तरफ पुनपुन है जो हर साल शहर के लिए आफत बनती है, फिर फल्गु है जो आस्था का एक अदृश्य सागर है, और कर्मनाशा जो मान्यताओं और भूगोल के बीच बहती है। इन सब का जन्म पठार से होता है और इन सब की किस्मत मानसून से जुड़ी है। बिल्कुल, और यहीं से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। हम जानते हैं कि उत्तरी बिहार की नदियां अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात हैं, लेकिन दक्षिण बिहार की ये बरसाती नदियां जल प्रबंधन की एक दूसरी ही चुनौती पेश करती हैं। कभी बहुत ज्यादा पानी तो कभी बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब मानसून और भी ज्यादा अनियमित होता जा रहा है, तो क्या इन नदियों पर सिर्फ पारंपरिक नहरों और बांधों के भरोसे रहा जा सकता है, या फिर बिहार के इस हिस्से को अपनी कृषि और भविष्य को बचाने के लिए जल संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और पानी की हर बूंद को सहेजने वाले उन पारंपरिक तरीकों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिन्हें शायद हम विकास की दौड़ में पीछे छोड़ आए हैं?